क्या क्या पढ़ा था हमने एग्जाम में, कुछ याद है? सर उसमें 4 सीरीज होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सीरीज। और स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? यस सर। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये सब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था। ये एक्सेप्शन वाले केस भी कर लिए थे क्या? कर लिए थे। और क्या हमने एटॉमिक रेडियस कर लिया था? नो सर। नो सर, वो आज करेंगे। ठीक है, एटॉमिक रेडियस हम लोगों ने किया था। तो होता क्या है, आपको पता है जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आप बताओ एटॉमिक रेडियस कम होता है या फिर ज्यादा होता है? किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नहीं कम पता। होता है, कम होता है। और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप बात बात देखो तो ये हरा वाला किसके नाम से जाना जाएगा? ग्रीन वाले के नाम से जाना जाएगा। हरा वाला ग्रीन वाले के नाम से जाना था। और ये येलो वाला सेकंड यानी कि 4D सीरीज का है। और ये कौन सा कलर है बताओ कोई मुझे? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू। स्काई ब्लू, पता नहीं स्काई ब्लू है या फिर क्या है। तो ये इस कलर से। तो सिंपल सी बात देखो, स्कैंडियम सबसे ऊपर है, ग्रुप में सबसे नीचे लैंथेनियम है। तो आप बताओ, जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए यहाँ पे लैंथेनियम का लगभग सबसे ज्यादा है। और इसके जस्ट बराबर क्या है? इसका भी है, यूट्रियम का भी है। यूट्रियम यानी कि जो हमारे पास 4D सीरीज है और 5D सीरीज है, लगभग दोनों क्या है, एक दूसरे के पास चिपके हुए, तो लगभग एक दूसरे के क्या है, बराबर है। लेकिन स्कैंडियम वाला क्या है, छोटा है ना इन दोनों से। 3D सीरीज वाला छोटा है। अब एक बात याद रखो, मैं सबसे पहले एलिमेंट को लिख दे रहा हूं, जैसे कि क्या, कौन सा एलिमेंट सबसे पहले? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इतने सारे एलिमेंट है। ये सबको एलिमेंट याद से बताओ, बोलो। सबको याद था। अगर मानो इस पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आप बताओ एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन Increase. इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि जैसे कि मानो एटॉमिक रेडियस कम होनी चाहिए, तो यहां से आप मैग्नीज तक जाओगे तो यहां तक तो कम होगा, यहां तक तो कम होगा। लेकिन यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकिल का लगभग क्या होगा, बराबर होगा। लगभग क्या होगा? सेम होगा। फिर उसके बाद कॉपर और जिंक का क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सबसे बड़ा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। और यह तीनों क्या है, लगभग बराबर है, बराबर है। फिर उसके बाद निकिल से बड़ा कौन? कॉपर। और कॉपर से बड़ा जिंक। यहाँ पे ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना। अगर मैं इसको स्कैंडियम मान लू, दूसरे वाले को टाइटेनियम मान लू, इसको वेनेडियम मान लू, इसको क्रोमियम, इसको मैंगनीज, इसको आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो आप लोग देख रहे हो ना, स्कैंडियम से मैंगनीज तक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकिल लगभग क्या है, लगभग बराबर है। और फिर उसके बाद कॉपर और जिंक बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग ऐसे बोलो, क्लियर हो गया बातें? क्लियर हो गया बातें। यानी कि आपको यह देखना है कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद आयरन से निकिल तक लगभग क्या हो जाएगा, सेम होगा। और फिर कॉपर और जिंक का बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आओ हम इसके बारे में रीजन समझते हैं, क्या होता है रीजन समझते हैं। तो देखो क्या लिखा है, इन इनिशियल 5 एलिमेंट attraction between nucleus and valence cell remain more as compared to repulsion। अब सिंपल सी बात देखो, अगर मैं स्कैंडियम से मैंगनीज के बारे में बात करूं तो ध्यान देना, मैं किसी का भी एटॉमिक रेडियस बना रहा हूं, ऐसे मैं कुछ बना रहा हूं। समझो कि यह क्या है, मैंगनीज का है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, बीच में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे बहुत सारे, बोलो। और बारीक साइड साइड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो होता क्या है कि जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं
वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस छोटा होता जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। इसकी वजह से साइज भी छोटी हो जाती है। तो अगर हम मैंगनीज पे आए, यानी स्कैंडियम से मैंगनीज पे आए, तो होता क्या है कि यह जो है इसको तो यह प्रोटॉन खींचता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन खींचता है, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, प्रोटॉन खींचता है। तो लेकिन क्या करता, खींचता तो दोनों को है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास आएगा ना खींचा के, तो यह थोड़ा बहुत क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्शन करेगा, रिपल्सन शो करेगा। कर दो। लेकिन देखो इसमें दो चीज फोर्स लग गए, एक तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन लग गया, और एक इस वाले इलेक्ट्रॉन से क्या लग गया, रिपल्सन लग गया। होता क्या है कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से मैंगनीज के पास आते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते जाता है, और आपको पता है अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के पास आने लगेगा, न्यूक्लियस से पास आने लगेगा, तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक क्या होगा, साइज छोटा होगा। छोटा होगा। क्लियर है बातें, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, अब दूसरी बात है, दूसरी बात है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल रिमेन्स मोर एज कंपेयर टू रिपल्सन बिटवीन वैलेंस शेल एंड पेनुल्टीमेट शेल, पेनुल्टीमेट में वही लास्ट वाला। इसकी वजह से स्कैंडियम से मैग्नीज तक क्या होता है, साइज छोटा होता जाता है आयरन से कहां तक, निकिल तक। इसमें भी सेम बातें, इसमें भी मैं बना ले रहा हूं एटॉमिक रेडियस और ऐसे कुछ, एटॉमिक रेडियस और ऐसे कुछ। अब इसमें देखो, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब जब ये जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियस है ना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्शन करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्शन करेगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, क्या बोलो, यस सर। रिपल्सन करेगा। तो होता क्या है कि जितना तेजी से न्यूक्लियस अट्रैक्शन करता है उतना तेजी से रिपल्सन करता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप बताओ अट्रैक्शन जितना लगेगा उतना ही रिपल्सन लगेगा। तो इन तीनों में सेम ही होता है, अट्रैक्शन फोर्स जितना है लगभग रिपल्सन फोर्स भी उतना ही है। जब तीनों में सेम ही है तो रेडियस ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, जितने पे था उतना पे ही रह जाएगा। बातें क्लियर है आप लोग को? यस सर। लिखा हुआ इन नेक्स्ट थ्री एलिमेंट अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल becomes equal to repulsion between valence cell and penultimate cell. That's why atomic radius of iron, cobalt and nickel remain almost equal. एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोगों को दिक्कत आई यहां तक समझने में, बताओ आप लोग एक बार, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, सबको समझ आ गया तो भी बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आई फिर कॉपर और जिंक की बढ़ती क्यों है, कॉपर और जिंक की बढ़ क्यों जाती है, तो उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। अब फिर से वही बनाता हूं मैं, फिर से वही बनाता हूं। इसमें जो प्लस चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें बच्चों जितना अट्रैक्शन फोर्स होता है ना उससे ज्यादा रिपल्सन फोर्स होता है। आप बताओ जब रिपल्सन फोर्स होगा तो इसको धक्का मारेगा, और जब धक्का मारेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, देखो यहाँ पे इन लास्ट टू एलिमेंट अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल रिमेन लेस एज कंपेयर टू रिपल्सन बिटवीन। देखो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कम होता है किससे, रिपल्सन फोर्स से, जिसकी वजह से कॉपर और जिंक का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, यस सर, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखो एक बात मैं आप लोग को और बताता हूँ, हमारे पास 3 सीरीज है, एक तो 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है और एक 5D सीरीज। आप बताओ सबसे छोटा रेडियस किसका होगा, एंडियम क्या नहीं, कौन से सीरीज वाले की, 3D 3D वाले की, 3D का ऑब्वियसली 3D वाले का इसलिए क्योंकि यह सबसे, ये 4th पीरियड का है और यह 5th पीरियड का है और यह 6th पीरियड का है। तो देखो जिसका
ऐसी बात है कि उसका सेल कम होंगे, सेल कम होंगे तो रेडियस छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा? 3D। लेकिन बच्चों एक बात मैं आप लोग को और बताता हूँ, 4D और 5D होना चाहिए तो 5D बड़ा, लेकिन क्या होता है कि 4D और 5D का जो रेडियस है लगभग क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसका रीजन क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोई पूछे कि 4D सीरीज और 5D सीरीज कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? सिमिलर है, सिमिलर है। लगभग सिमिलर है। इक्वल है। रीजन क्या होगा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बच्चों हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है? इसी चैप्टर के लास्ट तक पढ़ेंगे एफ ब्लॉक। क्लियर? बताओ। यस सर। सर क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े क्या? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप तुरंत रुक के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन क्या चीज पूछ रहे हो दीपांशु? एनीवन फेसिंग नेटवर्क इशू? आप लोग को नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? यस सर। पहले हो रहा था अभी सर आ रहा है। क्या हो रहा है नेटवर्क इशू में? क्या बताया जा रहा है? सर। वीडियो सर नहीं हो रहा। सर वॉइस ब्रेक होके आ स्टक रहा हो है। रही है सर। यार मेरे साइड से तो सही है, सर क्लियर है। मेरे को भी क्लियर आ रही है आपकी बात। शायद कहीं आपका नेटवर्क तो नहीं इशू है ना? नो सर, हमारा क्लियर है। सर पहले आ रही थी, अब क्लियर है। कोई बात नहीं, आप लोग बता देना यार, ऐसे अगर ऐसी आ रही तो बता देना, ठीक है? अब और भी Okay. स्लो चलेंगे, ठीक है? ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखो, अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को काफी अच्छे से बताया है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होगा, आप बताओ? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। मैंने ये बता रखा है पिछली क्लास में, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक। डायमेट्रिक। डायामैग्नेटिक। अब हम बातें करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक, अगर मानो कोई भी कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है तो उसकी खासियत क्या है? देखो, अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो उसकी कुछ खासियत है। द सबस्टेंस विच आर अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। अगर मानो यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे मानो यहाँ पे कोई एक चुंबक है, तो चुंबक का जो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, कुछ यहाँ तक इसका एक रेंज होता है। या फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमने यहाँ पे कोई हीटर जला लिया ना, हीटर, तो आप बताओ, हीटर जलाऊंगा तो जो उसके क्या बोलते हैं, जो हम जलन होगी या फिर आग हम लोग सेक सकते हैं, लोग कुछ यहाँ तक सेक सकते हैं, लोग यहाँ तक बोलो, यहाँ पे भी Yes, हाथ sir. रखेंगे तो Yes, हम लोग sir. को गर्म होगा। तो यह जो यहाँ तक जो रेंज है ना, इस हीटर का फील्ड है, यानी कि रेंज है। ऐसे ही क्या करेंगे, अगर अगर कोई कंपाउंड होगा, अगर वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे ना, तो क्या होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मानो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने यहाँ पे कोई पैरामैग्नेटिक कंपाउंड डाल दिया, तो इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, यानी किसकी तरफ जाना चाहेगा। क्लियर है बातें? बोलो। Yes, sir. और आपको सर पता है, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनके पास क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आते हैं डायामैग्नेटिक पे। डायामैग्नेटिक पे आते हैं। डायामैग्नेटिक कौन कौन से हैं? तो बच्चों डायामैग्नेटिक वो है ना, अभी हमने अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। जो डायामैग्नेटिक होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन का काम करेगा, वो धक्का देगा, दूर भागेगा। और आपको पता है डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? पेयर्ड Paired इलेक्ट्रॉन। तो ये सब आप लोग सब पढ़ चुके हो ना इसके पहले। Yes, sir. और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? √n+2। आप बताओ यहाँ पे बताओ। क्या सर? Sir, क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है n+2। और हमने जस्ट इसके पिछले क्लास वाले में, कोऑर्डिनेशन वाले में इसको पढ़ा था हमने कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, √n+2। और यहाँ पे जो n होता है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं।
पढ़ते हैं बच्चों फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म एक बच्चों होता है कि जैसे मानो यहाँ पे चुंबक का फील्ड है और यहाँ पे कोई एक कंपाउंड रख दिया तो ये एक दूसरे से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, Attraction. अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक कंपाउंड है, ये हाईली अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही तेजी से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि जो केवल अट्रैक्ट करेगा उसको तो हम लोग क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक हाई अट्रैक्ट करेगा, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसको हम लोग पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, सर फेरोमैग्नेटिक। एक बार आप ये वाला ये फेरोमैग्नेटिक वाला एक बार फिर से बोल दीजिए। एक बार ये पढ़ो आप लोग, पढ़ो आप लोग 1 मिनट के लिए, मैं जस्ट 1 मिनट आ रहा है, पढ़ो आप लोग। ये बताओ पढ़ने से समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। किसने पूछा था मेरे से क्वेश्चन कि सर एक बार बता दीजिए? सर वो एकदम से वॉइस ब्रेक हो गई थी, मेरा नेटवर्क कोई इशू बात हो नहीं। गया था। अनवर आपको समझ आ गया क्या? यस सर। देखो अगर पढ़ने से नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर से बता दूंगा, अगर पढ़ने से समझ आ रहा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पढ़ने के बाद क्लियर हो गया क्या सबको? यस सर। यस सर। तो जो फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं यानी चुंबक के पास यानी उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, बहुत ही हाईली अट्रैक्ट हो जाते हैं। एग्जांपल में क्या है, लोहा है, कोबाल्ट है और निकिल है। कैसे याद करोगे आपको, आप लोग इसको सीधा सा बोल लेना फेकोनी। क्या बोलोगे, फेकोनी। फे से आयरन, को से कोबाल्ट, नी से निकिल। समझ जाना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टियल कंपाउंड। इंटरस्टियल कंपाउंड का क्या मतलब होता है? जैसे मानो हम अभी डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो डी ब्लॉक के कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो कोई भी एक टाइटेनियम का कंपाउंड है, कोई भी एक टाइटेनियम से बहुत सारा मिलकर बना है। मानो टाइटेनियम, ये टाइटेनियम है, ये टाइटेनियम, ये टाइटेनियम, ऐसे ऐसे टाइटेनियम मिलकर बना है। तो एक कंपाउंड टाइटेनियम और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो जो टाइटेनियम, ये रेड वाला जो मैं बना रहा हूं ना, ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम है। तो कार्बन कहाँ बच्चों छुप जाता है, इसका जो इंटरस्टियल जो कंपाउंड होता है, इंटरस्टियल जगह यानी कि ये जो जगह है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Interstitial. इंटरस्टियल बोलते हैं। तो इस वाले जगह पे आके क्या छुप जाते हैं कार्बन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टियल कंपाउंड बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टियल कंपाउंड। तो यह केवल कार्बन नहीं करता है, यह नाइट्रोजन भी करता है और हाइड्रोजन भी करता है। कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये तीनों क्या करते हैं, इंटरस्टियल कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होंगे और उनके बीच में ये लोग जाके छोटे से छुप जाएंगे, जिसकी वजह से इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टियल कंपाउंड। एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ट्रैप्ड इनसाइड क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। यानी कि जो अगर मानो मेटल का टाइटेनियम है, टाइटेनियम का मैंने क्या बना दिया, क्रिस्टल बना दिया। अब इस क्रिस्टल के बीच में जाके ये क्या करते हैं, छुप जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टियल कंपाउंड। क्लियर बात है सबको? Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होता है। जब मैं सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा ना, उसमें बताऊंगा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्या होता है। अभी तो मत जानो, अभी फिलहाल बस नाम सुन लो, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। ऐसे ऐसे कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, टाइटेनियम कार्बन है, Mn4 यानी कि मैग्नीज 4 है, मैग्नीज 4 है और नाइट्रोजन 1 है। और यहाँ पे आयरन 3 है और हाइड्रोजन 1 है। जैसे मानो मैंने 3 यहाँ पे आयरन बना दिया, 3 यहाँ पे आयरन बनाई थी, हाइड्रोजन कहाँ छुपा होगा, यहाँ पे छुपा होगा। क्लियर बात है? यस सर। Yes, sir. टाइटेनियम हाइड्रोजन है, टाइटेनियम यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन 1.7 है। ये देखना है यहाँ पे 1.7। यहाँ पे वेनेडियम 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 0.56। अब देखो इसमें भी रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, इसमें भी कंडक्टिविटी होती है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के आने से इनका कंडक्टिविटी ब्रेक हो जाता है, कंडक्टिविटी पहले जैसे ही होगी। लेकिन इनमें एक खासियत होती है, अगर जैसे मानो हमारे पास मैंगनीज है ना, अगर ये 1000 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होता है ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 1200 हो जाएगा या फिर उससे बढ़ जाएगा, 1000 से ऊपर ही हो जाएगा। क्या लिखा है,
हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। अगर मानो मैंगनीज का प्योर मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1000 है, तो अगर इंटरस्टियल कंपाउंड कोई बना लिया ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लगभग 1000 से ऊपर हो जाएगा। कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ, बोलो। क्लियर हो गया। अब ये क्या होते हैं, यह बहुत ही हार्ड कंपाउंड हो जाते हैं, यानी जल्दी टूटेंगे नहीं, बहुत ही क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो, दे आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का क्या मतलब है, कोई आप लोग बता दो मुझे एक बार, केमिकली इनर्ट का। रिएक्शन नहीं करेंगे। अदर्स? सर इन्हें केमिकली इनर्ट में चेंज किया गया है, मतलब इनर्ट जो केसेस जो होते हैं वो नेचुरली में होते हैं, बट इसको हमें केमिकली का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। देखो, इनर्ट का क्या मतलब होता है, इनर्ट का सीधा मतलब होता है दूसरे किसी से मतलब ना रखना, यानी किसी से व्यवहार मत रखना। यानी कि अब केमिकल इनर्ट का मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। इनर्ट हम उन्हीं लोगों को बोलते हैं ना जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो आप बताओ, नोबल गैस को हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं क्या, Yes. यस सर। क्योंकि वो लोग किसी से रिएक्शन नहीं करते। अगर छाया भी किसी से बात ना करे ना, किसी से भी बात ना करे, तो मैं बोल सकता हूँ ये इनर्ट लड़की है, इनर्ट पर्सन है ये, क्योंकि किसी से बात नहीं करती। जब किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बात ही नहीं करना, एकदम सिंगल रहना, तो वो इनर्ट ही बोला जाएगा। Yes, sir. आप लोग में से कोई इनर्ट है क्या, बताओ। कोई है ऐसा इनर्ट जो क्लास वगैरह में बोलता ना हो। अनवर, आप नहीं बोलते हो क्या किसी से, आपका नाम क्या है, बताओ। सर नूर। क्या? सर नूर। नूर? यस सर। तो आप क्यों नहीं किसी से बोलते हो, बातें क्यों नहीं करते सर थे? सर मेरे को डर लगता है मैम से बोलने में, इसलिए मैं किसी से नहीं मैं मैम की बोलती। बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। सर वो इनर्ट का गर्ल्स क्या? फैमिली है। क्या? सर आपको गर्ल्स फैमिली है, 11th क्लास में थे साथ में, बहुत बातें हाँ, होती थी। तो उससे क्या सर होगा। मेरे सर मेरे को अब डर लगता है, पता नहीं क्यों। नहीं, डरना नहीं चाहिए वैसे तो बातें करना चाहिए सबसे, इतना इनर्ट नहीं बनना चाहिए। क्या ही मतलब है इनर्ट बन के। मनप्रीत, आप बताओ, आप क्यों इनर्ट होते हो। सर जब से मैं 11th में आई हूँ ना, मतलब पूरी क्लास ही चेंज हो गई। मेरे तो जो फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने वो सब्जेक्ट लिया ही नहीं साइंस का, तो इसलिए थोड़ा है ना इनर्ट हो गई हूँ। तो ये तो सब सबके न्यू साथ न्यू होता हुआ है, है। ये तो सबके साथ होता है ना। सर हाँ, हमारा स्कूल भी मतलब है ना कोल्ड हो गया एकदम से। अभी तो आप लोग का 12th है, मतलब पूरा 11th निकल गया, फिर भी इनर्ट है जैसे। फिर नए दोस्त कब बनाओगे, अभी फिर 12th खत्म होगा, फिर नए दोस्त आएंगे, आपको पता ही नहीं आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर आप लोग कहीं बीएससी करते हो, कहीं जेई में करते हो, बीटेक करते हो, या फिर कुछ भी करते हो, तो फ्रेंड सर्किल बढ़ाना चाहिए, इनर्ट रहने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है सर बात? आपको क्या? मैं नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त, अभी क्लासेस के बाद हम घूमने जाएंगे, शाम में ऐसे घूमते हैं, से बिरयानी वगैरह खाएंगे। ठीक कहाँ है, घूमने जाओगे? ऐसे मार्केट वगैरह में, हम लोग सिटी में घर है ना, तैसे अभी मेरी 9 सर बजे आप दिल्ली में हो? नहीं, दिल्ली में नहीं हूँ मैं, गोरखपुर, आपने मैंने बताया था काफी पहले आप लोगों को। तो अभी बस ऐसे क्लासेस खत्म होने के बाद थोड़ा घूमूंगा चौराहे वगैरह पे, मार्केट वगैरह में, आधे घंटे घूमूंगा फिर आ जाऊंगा। अच्छा लगता है ऐसे, दिन भर ही कौन है, सर फिर उसके नेक्स्ट क्लास नहीं है आपकी? वही तो 9 बजे क्लासेस खत्म होगी, मैंने बोला तो। तो 9 बजे के बाद जाओगे? हाँ, 9 बजे के बाद, पास में ही है। अभी दोस्त वगैरह भी आ जाएंगे 9 बजे को, वो भी वेट करते हैं कब ऐसे टाइम होगा, फिर आएगा। सही है। वैसे लड़कियां तो ज्यादा नहीं घूमती, मत ही घूमना आप लोग, पढ़ाई करना अपना, फिर भी लड़के घूम लेते हैं। कोई है क्या इसमें, सर दीपांशु? ऐसा नहीं है, हम भी घूमते हैं। नहीं सर, मैं साइकिल लेके चली जाती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे माइंड फ्रेश करना चाहिए। दीपांशु, आप लोग घूमते हो क्या? सर बहुत ज्यादा। सोनू, आप बताओ। यस कुछ भी सर। नहीं। आयुष? ऐसा लगता है इस क्लास में लड़के ही नहीं है, मतलब बोलते ही नहीं है कोई भी, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है।
ये बताओ इंटरस्टियल कंपाउंड समझ आ गया क्या आप लोग को? Yes. sir. यस सर। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये 5-6 प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ लेना। देखो ये चैप्टर में बता रहा हूँ कि एक तरह से मान लो कि मैं ज्यादा देखो, एक तरह से मान लो ना कि ये हिस्ट्री वगैरह जैसे है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह जैसे है। एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लिए ना, जैसे कि मैंने आपको हर एक चीज बता दिया, अब आप लोग को बस एक बार पढ़ना है, आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक बार आप लोग ठीक से पढ़ लेना इसको, और एक्सेप्शन वाले तो खासकर। मैंने देखो फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, एलॉय का क्या मतलब होता है आप बताओगे? टू मेटल्स। दो सर मेटल 2 से ज्यादा मेटल कंपाउंड कंबाइन बनता है। होते हैं। देखो सर जैसे कि बताओ। हमें ब्रॉन्ज बनाना पड़ता है तो उसके लिए हम जर्मेनियम, आयरन और सिल्वर का यूज करते हैं, तो एलॉय बनता है ना। जैसे ब्रॉन्ज है तो उसको कॉपर और टिन से मिला के बनाते हैं। हाँ होता है ना कि जैसे मान लो कि हमें अपने छत में लोहे की रॉड डालनी है छत में, या फिर कहीं भी कुछ भी ऐसे मेटल डालने हैं, तो होता यह है कि अगर मानो इस मेटल की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो ये मेटल कितने पे, मान लेते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा कुछ और कंपाउंड मिला दिया, तो अब ये पता है क्या 2500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। इसका मतलब थोड़ा सा अलग कंपाउंड मिला के इसको और भी मजबूत बना दिया क्या मैंने? बोलो। यस सर। बना दिया। ऐसे आप बताओ, अभी तो मैंने घर की बात किया है, आप लोग जो ब्रिज वगैरह देखते हो, पुल वगैरह देखते हो, उसमें लोहे की रॉड लगी होती है, काफी बड़ी बड़ी लोहे की रॉड लगे होते हैं, लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं? वो ऐसा Sir. नहीं वो लोहा ही होगा, क्या पता कोई एलॉय हो उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कई सारे एलॉय, जैसे जो सिक्के वगैरह होते हैं वो भी एलॉय होते हैं, कॉइन्स वगैरह वो भी एलॉय होते हैं। कई Steel. ऐसे हमारे घर में जो बर्तन वगैरह होते हैं वो भी एलॉय के ही होते हैं, पर्टिकुलर किसी एक मेटल का नहीं होता है। तो एलॉय ना, कई जैसे मानो किसी कोई भी एक एलिमेंट है ना, वो पूरी प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाता, तो हम एलॉय मिला के उसको और मजबूत या फिर उसको और सस्ता बना लेते हैं। तो जैसे देखो, जैसे कि मान लो, अब देखो एलॉय में ना उसका कंपोजिशन फिक्स होता है। जैसे मानो हम ब्रांच बना रहे हैं ना, तो हम फिक्स कर लेंगे कि कॉपर कितना परसेंट लेंगे और जिंक कितना परसेंट लेंगे, ऐसे हम फिक्स कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4, यानी कि टोटल 16 एलिमेंट है, टोटल 16 नंबर है यहाँ पे। अब देखो इसमें कॉपर कितने हैं, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 और 6 5 11, यानी 11 तो कॉपर है, और यहाँ पे जिंक कितने हैं, 5 है, 5 यहाँ पे जिंक है। अगर मैं कॉपर का परसेंटेज देखूं ना, तो कुछ ऐसे निकालूंगा, 11 डिवाइडेड बाई टोटल यानी 16 इंटू 100, तो पता चल जाएगा कि कॉपर कितने परसेंट है। और Yes, मुझे sir. जिंक का परसेंटेज निकालना है, तो आप 100 से माइनस कर लूंगा, या फिर ऐसे कर सकता हूं मैं 5/16 इंटू 100, मैं ऐसे जिंक का भी परसेंटेज निकाल सकता हूँ। तो आप लोग समझ गए क्या, ऐसे परसेंटेज निकाल के हम बता सकते हैं कि कॉपर कितने परसेंट है और जिंक कितने परसेंट है। तो बच्चों जो यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, उनके पास पावर होती है, उनके पास कैपेसिटी होती है कि वह एलॉय बना लें, उनके पास कैपेसिटी होती है कि एलॉय बना लें, और ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। अब देखो इसका कुछ रीजन है। द रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज वेरी लेस एंड देयर साइज ऑलमोस्ट सिमिलर। कुछ रीजन इस वजह से है कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और इनका साइज भी लगभग क्या होता है, बराबर होता है, जिसकी वजह से ये लोग एलॉय बनाते हैं। अब देखो, ड्यू टू दिस ट्रांजिशन मेटल एटम इन लैटिस कैन इजीली रिप्लेस्ड बाय अनदर ट्रांजिशन मेटल, हेंस दे हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय। सिंपल सी बात देखो, अगर मानो हमारे पास क्या है, आयरन है, अगर मानो एल्यूमिनियम है और आयरन है, तो एल्यूमिनियम तो ट्रांजिशन मेटल का नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक बता दो, आयरन है और निकिल है, गोल्ड कॉपर। कोई बात नहीं, गोल्ड या कॉपर, देखो मान लेते हैं आयरन और निकिल है, तो मैंने क्या बोला, लगभग साइज क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे जो निकिल है वो 100 रुपीज केजी है, और आयरन कितना है, मैं मान लेता हूँ 40 रुपीज केजी है, तो इसमें यह लिखा हुआ है कि इनका साइज लगभग बराबर होता है। यह क्या होते हैं कि इजिली से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे कि मानो मैं क्या करूंगा, इसमें से क्या बोलते हैं 100 रुपीज केजी है ना, अगर मुझे 10 किलो का बनाना है निकिल का, तो मैं क्या करूंगा, 7 किलो निकिल ले लूंगा, 3 किलो ये ले लूंगा, कुछ तो पैसे बचेंगे ना, बताओ, कुछ तो कॉस्ट कम होगा। समझ आया है सर। सर। Yes, sir. कुछ कास्ट कम होगा, मजबूती भी बढ़ जाएगी, काफी अच्छा हो जाएगा।
तो इनका साइज लगभग बराबर होता है, इसलिए इजिली क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं और एलॉय बना लेते हैं। अब देखो इन द एलॉय रेशियो ऑफ कंपोनेंट मेटल इज फिक्स्ड। मैंने क्या बोला, अगर हमें ब्रांज बनाना है ना या फिर जो भी चीज बनाना है ना, अगर मानो कॉपर का जिंक का बनता है ना, तो ये दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स होगा। ब्रांज के लिए फिक्स होगा या 70% या 30%, अभी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे कितना परसेंट होता है। लेकिन अगर ब्रांज बनाना तो हमेशा कॉपर को 70 और जिंक को 30 लेना पड़ेगा। इसका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। Five. So, जब भी हम एलॉय बनाते थे क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैंने क्या बताया, एलॉय बनाने का एक ही रीजन बताया, ताकि वो इसको और भी मजबूत बनाया जा सके, कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके और बहुत ही हार्ड हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा हो जाए। कितने लोगों को समझ आ गया, एक बार चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। क्लियर है? आप लोग जाके जब हाँ एकता बताओ, आपको कुछ पूछना है क्या? आप लोग जब दोबारा पढ़ोगे ना या फिर अपना एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे एलॉय दिए हुए हैं। कौन कौन से एलॉय दिए? अगर हम ब्रांच की बात करें ना, तो ब्रांच किससे मिलके बना होता है, कॉपर और टीन से। Trendium. अगर ब्रास की बात करें ना, तो ब्रास किससे मिलके बना होगा, कॉपर और जिंक। से। जिंक। एक होता है गन मेटल। गन मेटल आपको पता होना चाहिए, कॉपर, जिंक और टिन। tin. देखो इसमें कंपोजिशन नहीं दिया हुआ, आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें क्या पता कंपोजिशन दिया हो। एक आता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकेल। स्टेनलेस स्टील का नाम आपने सुना होगा, स्टेनलेस स्टील। Sir. Yes, sir. बिल्कुल, आयरन और निकेल। निकल। जर्मन सिल्वर भी 18 कैरेट। अरे भाई 18 कैरेट, 22 कैरेट में क्या होता है यार, गोल्ड और सिल्वर भी होता है क्या? सर 80 कैरेट। हाँ जी बताओ। सर 24 कैरेट में तो गोल्ड एकदम प्योर होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कुछ भी नहीं होता है, सिंपल केवल और केवल गोल्ड होता है। सर बट उससे ना ज्वेलरीज नहीं बना सकते। ये सर देखो क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। आप बताओ, अगर आप ऐसे माला पहने हो या फिर जो भी पहने हो, गले में लॉकेट, और इतना ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से टूट जाए, एक तो 24 कैरेट लोगे तो काफी महंगा लोगे, ऊपर से टूट जाए, फिर क्या करोगे आप? क्या मतलब उस 24 कैरेट का? इसलिए सर 22 कैरेट गोल्ड से ही बनती है। हाँ मैं क्या, सर ज्वेलरीज जो होती है ना वो 22 कैरेट वाले से ही बनती है। नहीं, जो मार्केट में जो कैरेट चलता है ना, वो 18 कैरेट और 22 कैरेट बहुत ही ज्यादा चलता है। 18 कैरेट और 22 कैरेट बहुत ही ज्यादा चलता है। सर एक कैरेट क्या होता है? ये प्योरिटी होता है। ये क्या होता है, गोल्ड का प्योरिटी होता है। मैं बताता हूँ, जैसे मानो अगर 24 कैरेट की बात कर रहे हो, कैरेट की बात कर रहे हो, तो इसमें 100% प्योर होता है। क्या होता है? 100% प्योर गोल्ड होता है। अगर आपने 22 कैरेट की बात किया, अगर आपने 18 कैरेट की बात किया, यह कितने परसेंट प्योर होता है आप बताओ? कोई बताएगा क्या? 18 कैरेट गोल्ड कितने परसेंट प्योर होता है? 60. 50। कैसे निकालोगे आप? 18 को ऊपर रखोगे और नीचे क्या रखोगे आप लोग? 24 जो मैक्सिमम होगा, इंटू कितना कर दोगे? 100। और जब इसको इससे कट करोगे तो सबसे पहले 6 टाइप कट करते हैं, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, यानी कि टोटल 75% प्योर। 5%. अगर कोई 22 कैरेट वाला पूछे कितने परसेंट प्योर है, तो क्या करोगे? 22 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100। क्लियर है क्या कैसे करना है? बोलो भाई। Yes, sir. ये पता है मुझे, कहाँ पता चला? मुझे भी नहीं पता था, बस मुझे पता था कि 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट ऐसे होते हैं। जब मेरे घर शादी थी ना, तो मैं गया था ऐसे शॉप पे ज्वेलरी वगैरह लेने, तो उसमें ये लिखा था जो 18 कैरेट है ना, वो 75% प्योर है। फिर उसके बाद मैंने अपने माइंड में कैलकुलेशन किया कि 75% कैसे बोल दिया क्या प्योर है। फिर मुझे लगा कि यही कैलकुलेशन है, और उसने 18 कैरेट का लिखा था, 22 कैरेट का लिखा था, 90 के आसपास परसेंटेज लिखा था कि प्योर है, तो इसलिए मुझे पता चल गया। नंदिता और निर्भया, क्या आप दोनों मेरे साथ 11th बैच
में थे, आई डाउट ऑन भैया कि मैं आपको जानती हूँ। कैटलिस्ट वाले में, अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे पहचान बना के क्या कर लोगे आप लोग? पढ़ना तो दोनों को अलग अलग है ना, बोलो। यस पढ़- सर। हाँ, तो यहाँ पे पहचान बना के क्या कर लोगे आप लोग? वैसे ही वो अपनी इनर्जेंस हटा रही है, क्या? वो जान पहचान बढ़ा रही है। नहीं, सर जान जान पहचान नहीं बढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे साथ थे तो मुझे डाउट हो रहा था कि है। कोई बात नहीं। आप लोग ना ग्रुप पे जो भी क्वेश्चन होगा ना, आप लोग बातें ज्यादा करते हो लेकिन पूछते कुछ नहीं हो, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। बातें करने के लिए बोल दो ना, 100-200 चैट आराम से हो जाएंगे, लेकिन कोई कुछ क्वेश्चन पूछ देना तो कोई एक ही रिप्लाई करेगा, बाकी कोई बोलता ही नहीं कि हाँ तुम्हारा गलत है, फिर है, कुछ भी कमेंट ही नहीं करता, पता नहीं। ठीक है, लड़ते रहते सर ग्रुप में तो बच्चे। सॉरी सर, आइंदा से नहीं करूंगी। नहीं तो जैसे यह है कि क्वेश्चंस पूछो ना आप लोग, जैसे कि मानो मैंने कल आप लोग को सीट दिया, कितने लोगों ने कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व किया? कम से कम 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। छाया, मैं पूछूं क्या क्वेश्चन? झूठ मत बोलना, बताओ। देखो सिंपल सी बात है, जब सीट दिया जाए ना, और जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं ना, आप लोग कर लिया करो यार। 10-15 क्वेश्चन तो बोलता हूँ ना, और वो भी काफी इजी है। उसमें ऑप्शंस दिए हैं, कोई कैलकुलेशन वाले थोड़ी है। कैलकुलेशन वाले होते तो मानता कि हाँ आप लोग के लिए इतने भी भारी लग रहे हैं। एक ये भी पढ़ने वाला आप लोग, जर्मन सिल्वर भी काफी ज्यादा फेमस होता है। क्या होता है जर्मन सिल्वर में? कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। क्लियर है क्या बातें? जर्मन सिल्वर में एक मिनट अलग दिया हुआ, निकिल, कॉपर सर और आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना जर्मन सिल्वर तो? क्या? आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आता है ना जर्मन सिल्वर तो? आर्टिफिशियल में आता है, कई सारे आर्टिफिशियल में आते हैं, तो जर्मन सिल्वर भी उसी में एक आता है। ठीक है, क्लियर बातें सबको? किसी को डाउट? देखो सर इनवर क्या दे रखा है? क्या, एफ, ये इनवर Ni36 कहाँ पे दिया हुआ है? सर एफ। F. एफ, इनवर, यानी जो निकिल है ना, निकिल, देखो निकिल के भी कई सारे ना आइसोटोप्स है। आपने आइसोटोप्स का नाम सुना है क्या? यस सुना। यस सर, पढ़ा भी है। इस टाइप्स वाले हैं, तो इसका कुछ नाम है। आपने कार्बन 12 सुना होगा, कार्बन 14 भी सुना होगा, कार्बन 13 पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। तो ये सब आइसोटोप्स वगैरह ऐसे भी कुछ इसके हैं। ठीक है, अब देखो ये सब आप लोग पढ़ लेना, और सबसे अच्छा तो ये पढ़ने का मैं बता रहा हूं कि आपकी बुक में जो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी, वो आप लोग क्या करना, पूरा पढ़ लेना। उसमें कंपोजिशन भी दिया होगा। क्या दिया होगा? कंपोजिशन, कि कितना परसेंट कॉपर होगा, कितना परसेंट टीन होगा, ये सब कंपोजिशन भी दिया होगा। सर आएंगे ना इस पे क्वेश्चंस अलॉय पे? कंपोजिशन पे आ जाते हैं, इसमें कंपोजिशन नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोग कंपोजिशन के साथ पढ़ना। कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कितने परसेंट इतना होना चाहिए, कंपोजिशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर बातें? यस। ठीक है, आओ देखते हैं। अब एक होता है अमलगम इज सेमी सॉलिड एलॉय, एक होता है अमलगम। आपने नाम सुना है क्या, जिंक अमलगम? यस सर, मर्क्यूरी अमलगम भी सुना है। सोडियम अमलगम भी नाम सुना होगा। ये पता है आपको नाम? ये मैं बता रहा हूँ, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नाम सुना होगा। किस, कहाँ सुना होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो जो अमलगम होता है वो सेमी सॉलिड होता है, ना ही तो पूरी तरह से सॉलिड होता है, ना ही पूरी तरह से लिक्विड होता है। और जहां भी अमलगम आ जाए ना, मान के चलना कि उसमें मरकरी का होना कंपलसरी है, मरकरी का होना कंपलसरी है। और बाकी मैक्सिमम मेटल जो है अमलगम बनाते हैं, सिवाय किसके? आयरन के, कोबाल्ट के और निकिल के। मैक्सिमम एलिमेंट क्या बनाते हैं? डी ब्लॉक के अमलगम बनाते हैं, लेकिन फेकोनी यानी आयरन, कोबाल्ट और निकिल नहीं बनाता है। क्लियर है बातें? यस सर। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यह जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इनका रीजन क्या है? सबसे पहली बात है, जो मेटल होते हैं उनकी साइज क्या होती है? लगभग स्मॉल होती है। इनकी जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, मैंने बताया था
कि इनमें वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो रीजन क्या है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनकी तो साइज छोटी होती है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है और वैकेंट ऑर्बिटल उनमें होता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, अगर मान लो इसने क्या ले लिया, आयरन सल्फेट ले लिया और इसमें क्या डाल दिया, KCN डाल दिया, तो सबसे पहले तो इसने क्या बनाया, आयरन साइनाइड बना लिया। बोलो, अब आयरन साइनाइड बनाने के बाद इसने क्या किया कि इसमें और K2SO4, इस आयरन साइनाइड बनाने के बाद ना इसमें फिर से KCN डाल दिया, KCN, तो क्या बना लिया इसने, K4FeCN6। ये मैंने बहुत बार एग्जांपल बताया कि आप लोग को, यस सर। K4FeCN6। तो इसकी कुछ खासियत है डी ब्लॉक एलिमेंट की कि ये कंपाउंड बना लेते हैं। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, अब इनका ट्रेंड देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। अब जो मेल्टिंग पॉइंट S ब्लॉक के एलिमेंट का होता है और मेल्टिंग पॉइंट D ब्लॉक के एलिमेंट का होता है, तो आप बताओ जो S वाले मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होते हैं, किसका ज्यादा किसका होता है, D ब्लॉक। देखो यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग पॉइंट। ये पहले बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सर मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पर कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेल्ट हो जाता है, जैसे कोई एलिमेंट। सर मैक्सिमम पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट मेल्ट हो जाए वो मेल्टिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट भी वही पॉइंट है जिस पे मैक्सिमम पॉइंट पे कोई चीज बॉईल हो जाए। आप लोगों ने टेम्परेचर का नाम ही नहीं लिया। जब सर वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से जो इंक्रीज हो जाता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है, वह टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस गलने लगे, मेल्ट होने लगे, उसको क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग में ना टेम्परेचर वर्ड कंपलसरी होता है, बिना टेम्परेचर के कैसे बोल सकते हो कि वो मेल्टिंग है वो बॉइलिंग है। यस सर। समझ गए ना। यस। अब देखो, आओ इसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज मोर देन दैट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या है, स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्रेजेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन। याद रखना, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बताओ जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डी वाले से कम है। क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा। देखो अब एक दूसरा रीजन देखो इसका, इन जिंक कैडमियम और मरकरी। मैंने क्या बोला था, जो जिंक होता है ना उसमें 3d10 होता है, यानी कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से भरा होता है। इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब्सेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जाहिर सी बात है अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं बना पाएगा, और जब नहीं बना पाएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लगभग क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। उस सीरीज में, उस पर्टिकुलर सीरीज में अगर हम बात करें कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसकी होनी चाहिए, जिंक की बोलो। यस सर, जिंक। बिल्कुल जिंक की। और उसके जस्ट नीचे वाले सीरीज में आओगे तो कैडमियम की, जस्ट उसके नीचे वाले सीरीज में आओगे तो मरकरी। इसीलिए आप लोग देखे होगे ना, मरकरी को मेटल तो बोलते हैं लेकिन ये लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। अब देखो इन 3D सीरीज स्कैंडियम टू क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। अगर आप स्कैंडियम ले लो, टाइटेनियम ले लो, वेनेडियम ले लो, क्रोमियम ले लो, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, एक मिनट यार इसको हटाते हैं, कोबाल्ट के बाद, अरे यार एक मिनट रुक जाओ यार, ये क्या आ गया, तो कोबाल्ट, एक मिनट, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर और जिंक। तो इसने क्या बोला है, इसने यह बोला है कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, और मैंगनीज से जिंक तक क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है क्या बात है, यस। क्लियर है। अभी हम एक ग्राफ पढ़ेंगे, अभी हम एक ग्राफ पढ़ लेंगे, ग्राफ में पूरा क्लियर हो जाएगा।
as the number of unpaired d electron increase, the number of covalent bond and bond energy between the atom expected to increase up to chromium, molybdenum or W family, where the end of D has only unpaired electron, the opportunity of covalent sharing. सिंपल सी बात ये यह बोल रहा है, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज्यादा ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। देखो, मैंगनीज और टेक्नेटियम हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। अब याद रखो, मैंगनीज के पास तो क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, लेकिन यह कुछ ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। अब मैंगनीज और टेक्नेटियम कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड बिकॉज स्टेबल हाफ फिल्ड d5 ऑर्बिटल और हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सिंपल सी बात देखो, सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सबसे कम मरकरी का है। तो यह मेटल, लेकिन आपने देखा होगा कि यह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, टंगस्टन। टंगस्टन, जिसका हम लोग बल्ब में फिलामेंट बनाते हैं। मैंने कल, हम लोगों ने कल ये पढ़ा था क्या, बल्ब में फिलामेंट बनाने वाला पढ़ा था, कोई बात नहीं। अब देखो, ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सिंपल सी बात, हम कहां से स्टार्ट करते हैं, स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो स्कैंडियम तो इसमें नहीं दिया है, डायरेक्ट कहां से स्टार्ट किया, टाइटेनियम से, ठीक है, टाइटेनियम से। अब सिंपल सी बात देखो, देखो इस यहाँ पे मान लो स्कैंडियम है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, ये पढ़े था हमने। और मैंगनीज का क्या होगा, सबसे कम होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें वीक मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ेगा फिर घटेगा। आप ये पढ़ लेना, ये ट्रेंड वगैरह देख लेना, ठीक है। ये Yes, रटने sir. वाला ट्रेंड होता है। सिंपल सी बात है, जब ऐसे कोई ट्रेंड वगैरह आते हैं ना, तो आपको रट लेना चाहिए, थोड़ा सा, एक दो बार, कई बार पढ़ना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है। Yes. आओ बातें करते हैं आगे। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन का क्या मतलब है, ये बताओ। सर बॉन्ड का टूटना, बिल्कुल, और भी कोई कुछ बताएगा, ऐसे कन्वर्ट होना। जैसे कि Cl2 Cl में बनता है। तो जैसे H2 है तो उसको HH में लाना। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसमें। मान लो कि हमारे पास क्लोरीन और क्लोरीन ये बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसको हम लोग Cl2 बोलते हैं। आप इस पे एनर्जी दे रहे हो, आप इस पे क्या दे रहे हो, एनर्जी देते। बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया और 2Cl में बदल गया, तो इनका बॉन्ड टूट गया। तो अब देखो, हीट ऑफ एटोमाइजेशन के एक और नाम से जानते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक बॉन्ड। जो मेटल और मेटल के बीच बॉन्ड होते हैं, उनको तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी लगेगी, उन्हीं को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब देखो, स्ट्रॉन्गर इज द मेटेलिक बॉन्ड, मोर विल बी हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अगर किसी मेटल का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो उसके लिए हमें हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग चाहिए। देखो, एक और देखो, मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। अगर जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन उस मेटल के पास होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। क्या बात है। हम सिंपल सी आपसे बात पूछना चाहते हैं, आयरन का क्या होता है, 26 होता है। आप लोग इसमें बता दोगे क्या, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, देखते हैं कौन सही बताता है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन यही बोल रहा हूं कि आयरन में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन में। निर्भय ने 4 बताया, बाकी लोग अदर्स, अदर्स बताओ। सर 6।
सर 4 होता है 3D में। देखो सिंपल सी बात है, मैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात किया हूँ। सर 4 सॉरी देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना तो 4s2 और 3d 6 होता है, 3d 6 होता है। तो सिंपल सी बात है, डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 6। अरे भाई 6 है ना? Yes sir. यस बना लिया तो अनपेयर कितने बचे? 4. 4। अगर मानो आयरन प्लस होगा तब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 हो जाएंगे। 5 अरे भाई 5 4 ही ना होगा, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो s ऑर्बिटल से निकलेगा। नहीं सॉरी 5 हो जाएगा। एक s वाले में अनपेयर होगा और एक 4 इसमें अनपेयर होंगे। Yes sir. 5 हो जाएंगे। अगर मानो आयरन 2 प्लस हो जाए तो 6. सर 6 वो ना, क्योंकि s वाला तो खाली हो गया और d वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन में आप बताओ 4 ही तो अनपेयर है ना। यस सर 4 रह जाएंगे। अगर f3 प्लस हो गया तो सर 3 सर 3 क्या? सर 3 अरे 5 हो जाएंगे ना। सर अगर आयरन F3 मतलब +3 हो गया तो फिर S ब्लॉक भी खाली जाएगा और वो वाले 3 ही बचे ना फिर। देखो s ब्लॉक तो खाली हो जाएगा पूरा का पूरा और d वाले में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो d5 होगा ना। d5 होगा तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ना। Yes sir. सर ये वाला समझ नहीं आया जो भी आपने बताया। यस सर 3 होने चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आयरन को 26 लिख रहा हूँ और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d6 लिख रहा हूँ। इसमें टोटल कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 4. 1 2 3 4 5 6, यानी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बातें? Yes sir. यस सर ठीक है। अगर देखो मैं आयरन प्लस लिखूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4s1 और 3d6 से। यहाँ पे s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताओ s वाले में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ Yes sir. अब बाकी इसमें कितने हुए? इसमें तो 6 के 6 ही रहेंगे, तो एक ही अनपेयर यहाँ पे और 4 अनपेयर यहाँ पे। टोटल अनपेयर कितने? 5 5 अगर f2 प्लस हुआ तो 4s 0 हो जाएगा, 3d 6 रहेगा। तो s वाले में तो 0 हो गया, कुछ भी नहीं रहा। और d वाले में कितना हुआ? 4 6 हुआ ना। हाँ तो अरे सर फिर S तो ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 ही अनपेयर हमें दिख रहा है। Yes sir. अगर f3 प्लस हुआ तो 4s 0 होगा, 3d 5 होगा। 5. इसमें तो 0 ही होगा और 5 होगा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो देखो 5 तीन होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया क्या मैंने, तो अनपेयर कितना हुआ? 5. तो कहाँ गलतियां हुई आपको समझने में, बताओ एक बार बताओ। सर ये हमें 4 ऐसे जो क्या सर हम ऐसे माइनस कर दे रहे थे, वो बॉक्स नहीं बना रहे थे। आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप लोग? हमने ड्रॉ करके नहीं देखा, हमने ड्रॉ करके नहीं देखा, सिंपल से हमने 4s को हमने उसको सही से कैलकुलेट नहीं किया, जैसे वो हमारा गलत जा रहा था। देखो मैंने इतनी बार पढ़ चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ ना कि मेरे माइंड में ये याद हो गया है। तो आप लोग भी कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके दिमाग में फोटो बनने लगेगा इसका। जब फोटो बनने लगेगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके सर समझ गए? यस सर। सबसे मेन काम क्या, अपने माइंड में इसका फोटो बनाना। फोटो बनाओ लोग और इजीली सॉल्व करो लो। अब कहाँ गया? ठीक है। In case of manganese, due to stable n-1d and ns configuration, metallic bond is weak. सिंपल सी बात याद रखना, मैग्नीज और जिंक में जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वीक होता है। और जब वीक होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 degrees. क्लियर है बातें? यस सर। Yes sir. यस सर। अब ये आप लोग पढ़ लेना। ये फर्स्ट से हरा वाला कौन सी सीरीज के लिए है? फर्स्ट सीरीज के लिए। फर्स्ट सीरीज का क्या मतलब है? डी ऑर्बिटल। यहाँ पे स्कैंडियम है,
यहाँ पे टाइटेनियम है, यहाँ पे वेनेडियम है, यहाँ पे सर वहाँ पे केम था। एक मिनट रुक जाओ, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो बना रहा हूँ। यस सर, स्केडियम तो वहाँ पे आएगा ना, इसमें तो यहाँ ग्राफ पे में था ही स्कैंडियम नहीं। है, हाँ स्कैंडियम है, यहाँ पे क्या हाँ। है, टाइटेनियम है, यहाँ पे वेनेडियम है। सर मैंने जहाँ पे आपने टाइटेनियम बनाया ना, वहाँ पे वेलेनियम आएगा, और टाइटेनियम वो यहाँ जहाँ पे देखो, स्टार्ट किया यहाँ ना, पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, हीलियम, और यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कम। डिक्रीज हो क्लियर है क्या बातें सबको? यस सर। हाँ, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट, निकल, यहाँ पे कॉपर, कॉपर, जिंक। यहाँ पे जिंक। तो आप लोग ये ट्रेंड थोड़ा सा देख लेना एक बार, और एनसीईआरटी में भी देख लेना एक बार, ठीक है? एनसीईआरटी एनसीईआरटी में सेम होगा। एनसीईआरटी भी एक बार आप पढ़ लेना। तो मैं सोच रहा हूँ ये जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है ना, वो नेक्स्ट क्लास से बताऊं। यस सर। यस सर, इतना आप लोग पढ़ोगे लोग क्या? यस सर। यस सर, यस क्योंकि ज्यादा ओवर हो जाएगा, ये रटने वाला चैप्टर है। तो आप लोग अच्छे से देखो, जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कम से कम एक बार आप लोग क्या कर लो, पढ़ लो रिवाइज इसको, मार ले। एक बार पढ़ लो आप लोग जाके। क्योंकि अगर एक बार पढ़ लोगे ना, तो फिर जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको दिखा दिखा सा लगेगा कि हाँ इसको मैं पहचानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ। अगर एक भी बार नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको एकदम नया नया सा लगेगा, और जब नया नया सा लगेगा तो जानते हो नई चीजें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। तो आप लोग का ग्रुप कौन सा है? G5। मैं एक बार अभी सर 6 भी है। कोई बात नहीं, G5 और ये बताओ समझ आता है कि नहीं केमिस्ट्री मेरे से? किसी को कोई डाउट तो नहीं होती ना? नो सर, नो सर। पढ़ते आ रहे डाउट होगी तो आप पूछिए। क्या ये बोल रहा हूँ कि डाउट होगा ना तो आप लोग पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत, ठीक है? और जो आपको सीट मैंने दिया है ना, उस सीट से पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। वो आप लोग की पूरी जिम्मेदारी है कि सीट सॉल्व करना। वो सीट सॉल्व करना मेरे लिए नहीं आया, वो आप लोग के लिए ही आया है। तो आप लोग क्या करना, सीट को सॉल्व करना। क्लियर है बातें? ओके। यस सर। किसी और को कुछ डाउट हो तो बताओ। सर कोई बात नहीं, किसी को भी डाउट हो आप लोग बेहिजक पूछ लेना। और आप लोग 6 आवर वाली क्लास में जाते हो कि नहीं जाते हो? नो सर।